हेलो दोस्तों, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं, संसदीय समितियां, जो कल हमारा छूटा हुआ था, उसके आगे के पढ़ेंगे कि जो संसदीय समितियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती है और इनका किस तरह से कार्य करती है। तो जो पूरी समितियां होती हैं सभी बारे में हम जानेंगे। कल मैंने स्थायी समिति और संसदीय समितियों के प्रकार बता दिए थे। उसमें स्थायी समितियां होती थी और तदर्थ समितियां होती थी। तदर्थ समितियों का कार्य मैंने बता दिया था कि ये समितियां विशेष विषय या प्रस्ताव पर चर्चा या जांच कराने के लिए गठित की जाती थी और कार्य संपन्न होने पर ये विघटित हो जाती थी। और स्थायी समितियों में भी मैंने बताया था कि वित्तीय समितियां होती है, विभागीय समितियां होती है, सदन संबंधी समितियां होती है, जांच समितियां होती है, छानबीन समितियां होती है, सेना संबंधी समितियां होती है। तो आज हम समितियों के आगे पढ़ेंगे कि आज क्या क्या इसमें हम आगे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वित्तीय समितियां। ठीक है, वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां क्या होती है ये जानेंगे। समितियां ये तीन प्रकार की होती हैं। वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं इसको, प्राक्कलन समिति। दूसरी होती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और तीसरी होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। उपक्रम समिति। अब हम पहली जानेंगे कि प्राक्कलन समिति क्या होती है। प्राक्कलन समिति के बारे में जानेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण होती है और ये केवल लोकसभा से मिलकर बनी होती है। इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं टोटल? लोकसभा के सदस्य होते हैं टोटल, होते हैं इसमें 30 सदस्य। इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल मत संक्रमणी पद्धति से किया जाता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट को होता है लोकसभा का अध्यक्ष। समिति का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसके जो भी अध्यक्ष रहेगा उसको मनोनीत करता है। एक ऐसा ट्रेडिशन है कि जो सत्ता दल का व्यक्ति ही समिति का अध्यक्ष होता है। जो सत्ता दल में सत्ता में होती है सरकार, उसी का ही सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके क्या क्या कार्य हैं ये हम जानेंगे। पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, समिति का मुख्य कार्य सरकार को बजट के संदर्भ में मितव्ययिता के लिए सुझाव देना होता है और इस संदर्भ में वो कुछ सुझाव देती है और जांच करने का अधिकार रखती है। तो इसमें पहला क्या है? पहला ये है कि बजट में बताया गया व्यय जिस मद, जिसे हम आइटम बोलते हैं, जिस मद के लिए निर्धारित है उसे अधिक प्रभावी बनाने और खर्च को कम करने के लिए और प्रशासनिक संगठनात्मक सुझाव के संदर्भ में ये सुझाव देती है। ठीक है, तो पहला ये इसका कार्य हुआ है। दूसरा क्या कार्य होता है इसका? दूसरा कार्य होता है समिति जांच करती है कि धन उसी मद और उसी नीति के लिए किया गया हो जिसके लिए बजट में निर्धारित किया गया है। मतलब जिसमें बजट में जो बोला गया है कि इसके लिए इतना धन रहेगा वही होना चाहिए। तीसरा इसका क्या कार्य है? तीसरा कार्य प्रशासनिक कुशलता के लिए वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करती है, अल्टरनेटिव मेथड्स बताती है। और चौथा इसका क्या कार्य? अगर किसी नीति के विषय में विशेष परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हों तो ऐसी नीतियों में परिवर्तन के लिए सुझाव देती है या नीति वापस लेने के लिए
दबाव बनाती है। तो ये प्राक्कलन समिति की पूरी कार्यप्रणाली हो गई। और ये केवल लोकसभा के सदस्यों से ही मिलकर बनी होती है, इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति। ये भी वित्तीय समिति है और ये काफी महत्वपूर्ण समिति है, लोक लेखा समिति। ठीक है, इसके सदस्य दोनों लोकसभा और राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से कितने होते हैं इसमें? 15। राज्यसभा से कितने होते हैं इसमें? 7। टोटल कितने सदस्य होते हैं इसमें? 22। ठीक है, और इनका निर्वाचन वैसे ही होता है जैसे प्राक्कलन समिति में होता है। कैसे होता है? निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, और अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, जैसे उसमें होता था। और 1967 से ये प्रावधान किया गया है कि विपक्ष का सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा। मतलब इसमें अपोजिशन के किसी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या कार्य? लोक लेखा से लिया गया खर्च उसी मत पर किया गया हो जिसके लिए प्रदर्शित किया गया हो, पहला महत्वपूर्ण कार्य है इसके लिए। दूसरा है धन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ही व्यय किया गया हो। जो भी धन व्यय कर रहे हैं वो जो अधिकारी है उसके हिसाब से, मतलब सक्षम प्राधिकारी जो एक उसको निकालने के लिए होता है उसी पे है। ठीक है, तीसरा है हमारा, अगर लोक लेखा से कोई पुनर्विनियोग किया गया है तो वो सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, इसकी जांच करना। ठीक है, और चौथा है केग लोक लेखा संबंधी रिपोर्ट जांच करना। केग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ये आर्टिकल 148 में मेंशन है भारतीय संविधान के। केग के लोक लेखा संबंधी रिपोर्ट की जांच करता है। लोक लेखा समिति ये कार्य भी करती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताऊंगा, केग और लोक लेखा समिति एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, है ना। प्राक्कलन एवं लोक लेखा समिति को जुड़वा बहनें भी कहते हैं। ये दोनों जुड़वा बहनें होती हैं, लोक लेखा समिति और ये प्राक्कलन और लोक लेखा। इसके जो पहले मैंने समिति बताई थी, कौन सी बताई थी? एस्टीमेट कमेटी और लोक लेखा समिति, वो जुड़वा बहनें कहते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहते हैं। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग होता है, इसे लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहते हैं। तो मैं दो चीजें यहाँ पे स्पष्ट करूंगा, अभी थोड़ी पहले जो मैंने बताया, शायद आपको उसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो क्या क्या मैं बताना चाहूंगा। प्राक्कलन समिति है ना, एस्टीमेट कमेटी और लोक लेखा समिति, लोक है ना, ये क्या है? जुड़वा बहनें कहलाती है। और केग लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है, कौन सी समिति आती है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भी एक वित्तीय समिति है। इसमें ये कब की ये 1964 में गठित की गई थी। 1964 से चल रही है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, और टोटल सदस्य 22 होते हैं इसमें। ठीक है, टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं और वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, हस्तांतरणीय पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अध्यक्ष मनोनीत होता है और कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके क्या क्या कार्य जान लेते हैं हम। पहला कार्य सार्वजनिक उपक्रम के लेखाओं की जांच करना। ठीक है, दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट की जांच करना। तीसरा है ऐसे अन्य विषयों पर रिपोर्ट देना जो राष्ट्रपति द्वारा
निर्देशित किए गए हों। अगर कोई राष्ट्रपति इनको डायरेक्शन देता है कि आपको ये करना है तो वो कार्य भी ये करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वित्तीय समितियां। ठीक है, एक विशेष बात यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, नोट करके मैं बताना चाहूंगा, कोई भी मंत्री वित्तीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर फाइनेंस कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। अगर अगर वो होता है, ठीक है, तो वो मंत्री के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, फाइनेंस कमेटी का अगर सदस्य बनता है तो फिर वो मंत्री नहीं रहेगा। दोनों में से एक काम हो सकता है। ठीक है, या तो आप इधर ले लो या फिर इधर ले लो। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है विभागीय समितियां। ठीक है, विभागीय समितियां। ठीक है, 1989 में 3 विभागीय समितियों का गठन प्रयोग के तौर पर किया गया था। वर्तमान में इनकी कुल संख्या 24 है, जिनमें से 16 24 है, जिनमें से 16 लोकसभा के अधीन है और 8 राज्यसभा के अधीन है। ये 16 किसके अधीन है? लोकसभा के अधीन है और 8 राज्यसभा के अधीन है। विभागीय समितियों को गठित करने का उद्देश्य नवीन चुनौतियों को हल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के विभागों को सक्षम बनाना है। विभागीय समितियां निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। कौन कौन से कार्य होते हैं इनके? विभागीय समितियों के क्या क्या कार्य होते हैं? पहला कार्य होता है मंत्रालयों के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और सुधार संबंधी सुझाव देना। दूसरा इनका कार्य होता है मंत्रालय द्वारा दी गई अनुदान की मांग पर विचार करना और सुझाव देना। तीसरा इनका कार्य होता है संबंधित विभाग के कार्य कुशलता को बढ़ाने संबंधी सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना। चौथा होता है मंत्रालय के समक्ष नवीन आवश्यकताओं को देखते हुए नए कानून के लिए प्रस्ताव देना। ये हो जाती है इनकी चौथी। ठीक है, अब आती है हमारी सदन संबंधी समिति। सदन संबंधी समिति कौन कौन सी है वो हम जानेंगे। सदन संबंधी समिति, सदन के अंदर भी कुछ संबंधी समितियां होती है। संबंधी समिति सबसे पहले आती है इसमें कार्य मंत्रणा समिति और दूसरी आती है नियम समिति। कार्य मंत्रणा, ये मैं जो बोल रहा हूँ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाने से ज्यादा फायदा रहेगा। कार्य मंत्रणा और नियम समिति, मैं जो बोलता हूँ वो आप पॉज करके लिखेंगे ज्यादा फायदा होगा। धीरे धीरे स्पीड कम करके लिखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको रिवीजन करने में बाद में आसानी रहेगी। कार्य मंत्रणा समिति के बारे में जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और 14 अन्य सदस्य। ठीक है, राज्यसभा में इसमें उपसभापति और 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद में प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में अध्यक्ष सभापति के सहयोगी के रूप में कार्य करती है। इसमें विधायी कार्य, प्रस्ताव आदि सभी संबंधी सुझाव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, एक समिति और होती है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये नियम समिति नियम वगैरह को देखती है। सदन में अनुपस्थित समिति भी होती है। अनुपस्थित समिति, अगर कोई अनुपस्थित है, कोई सदन में नहीं आ रहा है कुछ दिनों से, तो उनकी जांच पड़ताल करने के लिए भी एक समिति होती है ना। ये केवल लोकसभा में गठित होती है और कुल 15 सदस्य होते हैं इसमें। यदि कोई सदस्य 60 दिनों के अंतर्गत, मान लो कि आप 60 दिन बिना बताए हुए लोकसभा में नहीं हो, तो उस सदस्य की को निष्कासित किया जा सकता है उस समिति की सिफारिश के आधार पर। वो बोले कि 60 दिनों से इसका अता पता नहीं है इस सांसद का, तो उसे हटा दिया जाता है बिना बताए। अगर सूचना दे दी है सदन को कि हम इस कारण से नहीं रह पा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो भी कोई रीजन है, तो वो वैलिड माना जाएगा, लेकिन बिना बताए आप नहीं रह सकते। ठीक है, और अभी मैं नियम समिति के बारे में डिस्कस कर रहा था, उसका क्या है नियम समिति का। ठीक है, इसका कार्य सदन नियमानुसार कार्य करे इसको सुनिश्चित करना होता है। ये सदन के नियमावली में आवश्यकता अनुसार सुझाव का
सुधार का सुझाव देती है। ठीक है, तो ये नियम समिति होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जांच कमेटी। जांच कमेटियां भी होती है। ठीक है, जांच कमेटियां क्या क्या होती है? जैसे हो गई याचिका कमेटी, हो गई विशेषाधिकार कमेटी, हो गई याचिका कमेटी होती है, ये होती है विशेषाधिकार। याचिका कमेटी में क्या होता है? याचिका कमेटी होती है जनता की विभिन्न शिकायतों जो सांसदों द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है, उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये याचिका समिति होती है। विशेषाधिकार समिति क्या होती है? संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामलों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। वो होता है विशेषाधिकार समिति। नेक्स्ट हमारी होती है छानबीन समिति। छानबीन समिति, छानबीन समिति क्या होती है? सरकार की योजनाओं और सफलता और असफलताओं की जांच करना कि सरकार जो योजनाएं बना रही है उसमें कितनी उन्नति की है। ठीक है, ये छानबीन समिति कहलाती है। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से इसमें 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुछ अन्य भी समितियां होती है, जैसे एससी एसटी के कल्याण संबंधी समिति होती है, महिला कल्याण संबंधी समिति होती है। ठीक है, सेवा समिति होती है, सेवा समिति। ठीक है, इसके अंतर्गत भी दो आती है, कौन कौन सी? आवास समिति होती है इसमें, आवास समिति। वेतन भत्ता समिति, वेतन भत्ता समिति। ठीक है, तो ये इस तरह की समितियां हैं, आप डिटेल में इनको पढ़िए, अच्छा रहेगा। मैंने इसको एक ब्रीफ एनालिसिस आपको दे दिया है। अब हम संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जानेंगे। संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, आर्टिकल 105 इससे रिलेटेड है, 105, जिसमें सांसदों की वाक और अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, इस तरह का आर्टिकल जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा इसको, वो कौन सा कहलाएगा? 19 का सब क्लोज एक लोगों की वाक और अभिव्यक्ति के बारे में बताता है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट होगा, मैं जो आपको समझाऊंगा आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोलना चाहता हूँ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान के संबंध में इसमें प्रावधान है कि संसद विधि बनाकर विशेषाधिकार का निर्धारण कर सकती है, और जब तक ऐसी विधि नहीं बनाई गई है तब तक सांसदों को वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त होंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत होते थे पहले, भारत की जो स्वतंत्रता के पहले, तो वही अभी तक था। अनुच्छेद 105 मतलब है, अनुच्छेद 105 के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के नियमों के अधीन कुछ विशेषाधिकारों का निर्धारण किया गया है, और अनुच्छेद 105 में भी सदन और सांसदों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। इन सब के आधार पर संसदीय विशेषाधिकारों की दो श्रेणियां बनाई जा सकती है। विशेषाधिकारों की दो श्रेणियां बनाई जा सकती है। संसदीय विशेषाधिकारों की दो श्रेणियां बनाई जा सकती है। विशेषाधिकारों की दो श्रेणियां बनाई जा सकती है, कौन कौन सी? सामूहिक और व्यक्तिगत। ठीक है, आप सामूहिक भी हो सकती हैं आपकी विशेषाधिकार, और व्यक्तिगत भी विशेषाधिकार हो सकते हैं सांसदों के।
और राज्यों में विधायकों को व्यक्तिगत। ठीक है, तो सामूहिक में कौन कौन से आ सकते हैं मैं पहले बताता हूँ। सदन की किसी कार्यवाही को न्यायपालिका में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यद्यपि न्यायपालिका ने यह निर्धारित किया है कि यदि किसी कार्यवाही के संबंध में अध्यक्ष या सभापति द्वारा निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो तो न्यायपालिका निर्देश जारी कर सकती है, परंतु किसी कार्यवाही के बारे में निर्णय नहीं दे सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा होता है, यदि कोई सांसद किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है तो इसकी सूचना तुरंत सदन को उपलब्ध करानी होगी। सदन को बताना होगा कि आपने इस तरह से इनको गिरफ्तार किया है। तीसरा कौन सा है, सदन के परिसर में किसी भी कानूनी कार्यवाही को अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। मतलब सदन के अंदर जो सदन का अध्यक्ष होता है उसके अनुमति के बिना आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, जो वहाँ के विधायक या सांसद हैं, जो रेस्पेक्टिव स्टेट या केंद्र में अगर बात हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है। चौथा, सदन को अधिकार होता है कि वो अपनी सदन को अधिकार होता है कि वो अपनी कार्यवाही को प्रकाशित या प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करे या अनुमति देने से रोक दे। ठीक है। चौथा। पांचवा क्या होता है, सदन को यह अधिकार होता है कि वो अपनी ये तो मैंने सदन को अधिकार होता है कि वो अपनी कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों को निष्कासित कर सके। ठीक है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कभी कभी एक गलियारा बना रहता है जहाँ से वो कार्यवाही देखते हैं, अगर सदन चाहे तो वो गोपनीय रख सकता है और वहां से उनको हटवा सकता है। छठा कौन सा सामूहिक है, यदि कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का हनन करता है या सदन की अवमानना करता है तो सदन उन्हें दंडित कर सकता है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे अभी एक महुआ मोइत्रा केस चल रहा है, आपको पता होगा महुआ मोइत्रा केस चल रहा है। ठीक है, महुआ मोइत्रा ने क्या करा है कि अपने जो सदन के लॉगिन पासवर्ड किसी और को दे दिए थे, तो उनकी जगह कोई और इस प्रश्न पूछ रहा था, ऐसा उन पर आरोप लगा हुआ है। ठीक है, इसकी अभी जांच चल रही है शायद। तो ये भी एक गलत है, तो इस तरह से भी नहीं किया जाना अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन इनकी जांच अभी चल रही है। ठीक है, अब आते हैं हम व्यक्तिगत विशेषाधिकार। पहले क्या है, संसद में कही गई किसी बात को के लिए सांसद को न्यायपालिका में प्रश्नगत नहीं किया सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है। संसद में व्यक्ति को मतलब जैसे सांसद वगैरह कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी, इससे कहने का तात्पर्य है कि सदन की गरिमा बनाते हुए कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते उनको। ठीक है, इनने तो ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है, सिर्फ गरिमा बनी रहनी चाहिए, वो कोई ऐसा गलत अपशब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं उसमें आप न्यायालय में उनको नहीं ले जा सकते। ठीक है। दूसरा है, किसी सिविल मामले में सांसद को सत्र के दौरान और सत्र के 40 दिन पहले से लेकर 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सत्र चल रहा है जब तो गिरफ्तार कर ही नहीं पाओगे, और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तब उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनके एक विशेष अधिकार है। ये इसलिए बना रखे हैं क्योंकि जो लोकतंत्र में लोगों के नेता होते हैं उनको आज़ादी मिल सके, अच्छे से वो कार्य कर सके। तीसरा क्या है, तीसरा है, किसी सांसद को सत्र के दौरान किसी संसदीय समिति द्वारा या किसी अन्य मामले में गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। ठीक है, तो कोर्ट में अगर कोई बुला रहा है कि आपको कार्यवाही में आना है तो वो बोल सकते हैं कि अभी मैं संसद में हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, कई जगह ऐसा हो चुका हो, जैसे अमित शाह ने कुछ वर्ष पहले बोला था, कोई केस में था तो उन्होंने ऐसा रीजन दे दिया था कि अभी हमारे यहाँ संसद चल रही है, मतलब दिल्ली में, तो मैं उस जगह पर उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, तो कोर्ट उन्हें ऐसा करने के लिए छूट प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको कुछ मेंस के डिस्क्रिप्टिव बात समझते हैं कि विधिक संहिताकरण न किए जाने के कारण क्या है। इसका विधिक संहिताकरण क्यों नहीं किया गया है, विधिक संहिताकरण ना किए जाने के कारण, अभी तक नहीं हुआ है, ना किए जाने का क्या कारण है। संसद सदस्यों को विशेषाधिकार और नियुक्तियां इसलिए प्रदान की गई है कि वो अपनी सार्वजनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन बिना किसी दबाव के कर सके।
और यही कारण है कि इसे विधिक रूप प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस संबंध में विधि बनाने का अर्थ है कि न्यायपालिका विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त कर लेगी और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अगर विधिक संहिताकरण कर देते हैं तो न्यायपालिका इसमें अड़ंगा लगा सकती है। ठीक है, न्यायपालिका इसमें बार बार दखल दे सकती है, जिससे शक्ति का पृथक्करण होगा। शक्ति का पृथक्करण क्या होता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त है, कोई किसी की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये किसने दिया था? ये दिया था, बताइए किसने दिया था? ये दिया था मोंटेस्क्यू ने दिया था, अमेरिका के मोंटेस्क्यू ने दिया था शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। स्प्लिट इन लॉ अपनी किताब थी उनकी एक, उसमें इन्होंने ये दिया था। अमेरिका में शक्ति का पृथक्करण बहुत कठोरता से लागू है, इसीलिए अमेरिका इतना सशक्त राष्ट्र है। भारत भी सशक्त बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत में अभी शक्ति का करण पूरी तरह से नहीं है। कभी विधायी का नियम बनाती है, कोर्ट मना कर देता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ शक्ति का, और अति सक्रियता भी। जैसे कोर्ट ने बोल दिया था क्या आप राष्ट्रगान वहां बजेगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। सिनेमा घरों में अगर राष्ट्रगान बजेगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोर्ट ने बोल दिया तो कोर्ट ने ही कानून बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने एक बार ये बोल दिया था कि जो शराब की दुकानें हैं वो रोड क्या मतलब नेशनल हाईवे के पास नहीं लगाई जाएंगी, कुछ दूरी पर लगाई जाएंगी। तो ये कोर्ट ने ही बोल दिया। कोर्ट क्यों, मतलब कोर्ट ऐसा नहीं करना चाहिए ना। कोर्ट को विधायिका से बोलना चाहिए कि आप इस संबंध में कानून बनाएंगे, लेकिन कोर्ट ने इसे आदेश जारी कर दी, तो ये शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक संस्था अपना कार्य करती है, कोई किसी के उसमें दखल नहीं देता है। ठीक है, और इधर एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि न्यायिक सक्रियता भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो कि विधायिका स्वेच्छाचारी हो जाए, है ना। लोगों के अधिकार को रक्षा करने के लिए भी कार्य करना चाहिए। जैसे कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए। जैसे इसका एक उदाहरण बताता हूँ न्यायिक सक्रियता का। 99 व संविधान संशोधन हुआ था, एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, इसको कोर्ट ने मतलब नल एंड वॉइड डिस्केल कर दिया था इसको, इस संविधान संशोधन को ही खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये एक तरह से न्यायिक सक्रियता है। लोगों का अधिकार सुरक्षित करना भी न्यायपालिका का कर्तव्य है, लेकिन टकराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दूसरी बात पे था इधर आगे। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान समस्या और सुझाव क्या होता है ये बताता हूँ। वर्तमान में संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए सांसद न केवल असंसदीय और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि कार्यवाही को बाधित करने के लिए असंसदीय कृत्य भी कर रहे हैं। विगत 2 दशकों में इसमें वृद्धि हुई, अतः वर्तमान में विधिक संहिताकरण विशेषाधिकार के संदर्भ में अनिवार्य प्रतीत होता है। ठीक है, विशेषाधिकारों के संहिताकरण के लिए समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें राजनीतिक दलों के अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र, समाज के प्रमुख वर्ग और समाजसेवी संगठनों के सदस्य शामिल हो। प्रावधान ऐसे बनाए जाने चाहिए जिससे न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना न हो। इसके अतिरिक्त सांसदों को संसदीय व्यवहार का प्रशिक्षण भी दिया जाना अनिवार्य है। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। क्या बताया मैंने? विशेषाधिकार के बारे में बताया कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, ये पूरा इसके बारे में बताया। ठीक है, तो आज हम इन दोनों पे ही रुकेंगे। समितियां बताइए मैंने, जितनी भी प्रकार की सारी समितियां बता दी है ना। संसद की जितनी भी समितियां होती है वो बताया है। ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार बताया। 2 चीजें हमने बताई है। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा की तुलना करेंगे, कौन सा सदन क्या कार्य करता है और राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है। कभी कभी राज्यसभा की प्रासंगिकता को लेकर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तो कल के वीडियो में हम ये जानेंगे, और अगर समय मिला, ज़्यादा समय मिला, तो संसदीय व्यवस्था में भारत में क्यों पतन, मतलब संसदीय व्यवस्था क्यों बाधित हो रही है बार बार, किस तरह से बाधित हो रही है, और पतन की वह बातें चलती हैं कि ये पतन क्यों हो रहा है, अच्छे से बातें बहस क्यों नहीं हो पा रही है संसद में। ठीक है, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेंस, यूपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।